नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है राजनांदगांव का राजा कौन, किंग कौन। जी हां, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में 11 सीटों पर मतदान हो चुका है। 11 सीटों में राजनांदगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। राजनांदगांव लोकसभा सीट इस बार हाई प्रोफाइल सीट भी है। जैसे कि आप जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान सांसद संतोष पांडे की साख जो है इस सीट पर दांव पर लगी हुई है। 4 जून को नतीजे आने वाले, लेकिन उससे पहले इस सीट पर जीत के अपने अपने दावे हैं। कौन होगा छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट का प्रबल दावेदार और राजनांदगांव का राजा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। 24 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव, जहां दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से चर्चा भी राजनांदगांव की सबसे ज्यादा है। बीजेपी का गढ़ रहे राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सांसद और विधायक चुने गए, तो वहीं इस बार कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा दांव खेला है। कौन बनेगा राजनांदगांव का राजा? बीजेपी से सांसद संतोष पांडे उम्मीदवार। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर खेला दांव। राजनांदगांव लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें, 5 सीटों पर कांग्रेस काबिज, 3 पर बीजेपी का कब्जा। लोकसभा में पुरुष से ज्यादा महिला वोट। 2024 के चुनाव में 77.42% वोट पड़े। बीजेपी ने भुनाया स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा। हिंदुत्व, भ्रष्टाचार और विकास पर भी जमकर बहस। लोकसभा की 8 में से 5 विधानसभा सीटें जीतने के बाद भूपेश बघेल के मैदान में उतरने से कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस 5 विधानसभा में बढ़त के साथ जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी दिग्गज नेताओं के प्रचार के भरोसे कांग्रेस को पटखनी देने का दम भर रही है। राजनांदगांव लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे जीत रही है। न सिर्फ हम जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। राजनांदगांव की जनता ने श्री भूपेश बघेल के पक्ष में मतदान किया है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतदान किया। राजनांदगांव का चुनाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल हुआ है। वहाँ पे तो भाजपा का प्रत्याशी गौड़ हो गया था और पिछले 5 साल में भाजपा के प्रत्याशी ने वहाँ पे अपना चेहरा नहीं दिखाया था। जिस तरीके का प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान और मतदान के दिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह था भाजपा को लेकर, तो मुझे लगता है कि 100% नांदगांव लोकसभा सीट को भी हम जीत रहे हैं। भूपेश बघेल जी के खिलाफ पूरा वातावरण गया है। आज उनके कार्यकर्ताओं ने वहां से उनको रिजेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ से चुनाव मत लड़े, तो स्थिति बहुत स्पष्ट है। और मतदान के दिन तो जिस तरीके से झगड़ा किया कांग्रेस के लोगों ने, उससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि निश्चित हार भूपेश बघेल जी की निश्चित हार हो चुकी है और नांदगांव लोकसभा हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बयानों के इतर आंकड़ों पर बात करें तो राजनांदगांव बीजेपी का मजबूत गढ़ है। यहां से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव और वर्तमान सांसद संतोष पांडे चुनाव जीत चुके हैं। 24 के चुनावी रण में कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभेद किले में सेंध लगाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि राजनांदगांव का राजा कौन बनेगा। तो 11 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट यानी कि राजनांदगांव, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज यहां से मैदान में, और खास तौर पर भूपेश बघेल, जिन पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई है। हालांकि ये तो सबको पता है कि ये गढ़ रहा है बीजेपी का। इससे पहले तमाम बीजेपी के बड़े कद्दावर यहां से जीतते रहे, और रमन सिंह खास तौर पर। लेकिन जिस तरह के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उससे थोड़ी उम्मीदें कांग्रेस की भी बन गई है। बहरहाल इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और आंकलन सबका हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक खास पैनल है। चलिए उनसे परिचय करा दें आपका। उमेश गोरमड़े जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वंदना राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। और शुरुआत सबसे पहले अनिरुद्ध जी आपसे ही करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर सभी पर हमारी नजरें, हालांकि, लेकिन राजनांदगांव खास तौर पर कौन यहां से किंग बनने वाला है, सबकी निगाहें यहीं पर लगी हुई है। और जिस तरह के परसेंटेज आंकड़े आए हैं, 77.42% यहां पर वोटिंग हुई है, क्या कुछ कहता है यहां का रण, और क्या आकलन आपका सर?
निश्चित रूप से ललित जी, सारे लोगों की जो नज़र जो है छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सीट पर है। छत्तीसगढ़ की ही बात क्यों करें, ये पूरे देश भर की इस पर आंखें लगे हुई है, इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस के जो है चर्चित मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो राजनांदगांव लोकसभा सीट से इस बार मैदान में रहे और वहाँ पे जो है संतोष पांडे जी जो सिटिंग एमपी है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर आजमाया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि दुर्ग के नेता राजनांदगांव से लड़े, ये दूसरी बार हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जब अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में जो मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने एक बार दुर्ग से अलग जाकर राजनांदगांव में हाथ आजमाया और भूपेश बघेल जी भी दुर्ग डिवीज़न के नेता माने जाते हैं, वो भी इस बार कांग्रेस से मैदान में उतरे। और रही बात यह है कि आकलन करें, पूरी सीट को हम देखें तो ये डॉक्टर रमन सिंह जी का गढ़ माना जाता है। राजनांदगांव पूरा क्षेत्र जो 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। दुर्ग से भी लड़ सकते थे कांग्रेस, अगर कहीं चाहती तो दुर्ग से भी भूपेश बघेल जी को उतार सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पे मुनासिब नहीं समझा। कहा तो ये भी जाता था और अटकलें ये भी लगाई जाती थी कि बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे इतने कद्दावर नेता हैं, रायपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर कहीं भूपेश बघेल जी को कांग्रेस वहाँ पे आजमाती है तो पूरे देश भर की जो आंखें रायपुर सीट पर लग जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो है भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव में आजमाया और भूपेश बघेल जी का भी जो राजनांदगांव प्रेम अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव के समय से दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के समय से में ये जो है बहुत चर्चा का दौर चला था कि यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, और जब वहाँ पे जहाँ पे जब घोषणा हुई तो गिरीश देवांगन जी जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट हुए थे, और गिरीश देवांगन जी जो है भूपेश बघेल जी के सबसे खास आदमी माने जाते थे और आज भी खास माने जाते हैं। तो वही लोकसभा में भी आज देखें तो वहाँ पे जो है अगर कहीं पूरी व्यवस्था और पूरे प्रबंधन में अगर कहीं वो लगे थे चुनावी प्रबंधन में भूपेश बघेल जी के लिए, तो गिरीश देवांगन जी और विनोद वर्मा जी और कुछ और जो है उनके खासम खास लोग वहाँ पे लगे थे। अब बात यह है कि वहाँ पे क्या दृश्य रहा होगा, तो वहाँ पे निश्चित रूप से दृश्य बड़ा दिलचस्प रहा और वहाँ का आकलन कर पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। बहुत बड़े बड़े पंडित जो हैं मतलब एकदम बता देते हैं और फौरन किसी भी सीट की व्याख्या शुरू कर देते हैं। राजनांदगांव एक ऐसी सीट है कि जिसके लिए जो है तुरंत फुरत में कोई व्याख्या कर सकने की स्थिति में नहीं है, और मैं खुद मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला हुआ वो देखने लायक रहा। मतलब कड़ी टक्कर आप देख रहे हैं निश्चित तौर पर। और चलिए हम अपने राजनीतिक मेहमानों का भी रुख करेंगे। वंदना जी, आपके पास आऊंगा सबसे पहले। वंदना जी, आप जीत का दावा कर रही हैं, भूपेश बघेल ये एक बड़ी वजह है या फिर क्योंकि हमने अगर इतिहास की बात करें तो ये जो सीट है वो अभी तक आप भी जानते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, आपके दावों के पीछे आखिर क्या आधार है? देखिए, राजनांदगांव लोकसभा चुनाव की यदि बात करती हूं तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि प्रचंड बहुमत से वहां पर कांग्रेस की जो लोकसभा सांसद है वो बन करके आ रहे हैं। इनके पीछे हम इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि देखते हैं कि राजनांदगांव लोकसभा में टोटल 8 विधानसभा आता है। 8 विधान में से जो 5 विधानसभा है उसमें कांग्रेस की विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम देखते हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब पद पे थे तो लगातार छत्तीसगढ़ के तो हर जिलों पर ध्यान देते ही थे, लेकिन राजनांदगांव क्षेत्र में लगातार छोटे से लेकर के बड़े कार्यक्रम में वो पहुंचते थे और वहां की जनता से बेहद प्यार करते थे। इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास है जनता को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। आप देखेंगे कि ये तो अपने को जनता ने 26 अप्रैल को ही आशीर्वाद दे दिया है और 4 जून को सिर्फ प्रमाण पत्र लेना बाकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पूर्व सांसद, माफ कीजिएगा मैं समय से पहले पूर्व लगा रही हूं क्योंकि उनको अब आने वाले समय में पूर्व ही सांसद बोला जाएगा, संतोष पांडे जी को। आप देखेंगे कि वो निष्क्रिय सांसद के रूप में नजर आए जनता को। अगर हम कोरोना काल की बात करते हैं, कोरोना काल में बिल्कुल नदारद थे। अगर मैं बात करती हूँ लगातार जो ट्रेन रद्द हो रही थी उस पर कभी उन्होंने जनता के लिए आवाज नहीं उठाई। हम जानते हैं कि जो डोंगरगढ़ मातेश्वरी है उसमें नवरात्रि के समय स्पेशल ट्रेन चलता था, उसके लिए कभी जनता
जनता के लिए आवाज नहीं उठाई और कभी जनता के साथ खड़े हमको नजर नहीं आए। तो एक निष्क्रिय सांसद के रूप में थे जिनका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, लगातार राजनांदगांव क्षेत्र की बात करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी हमने 9,000 करोड़ जो कर्ज माफ किए, क्योंकि राजनांदगांव जो लोकसभा जो है उसके अधिकांश जो है विधानसभा वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है और वहां अधिकांश क्षेत्र में किसान रहते हैं। किसान कहीं ना कहीं यहाँ पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, हम यदि समर्थन मूल्य की बात करते हैं, लगातार समर्थन मूल्य की खरीदी में की बात करते हैं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की बात करते हैं, तो विभिन्न तरह की जो योजना है हम वहां लोगों तक पहुंचाए। लेकिन सवाल ये भी है कि फिर वो जो विधानसभा चुनाव के आपके वादे थे, दावे थे, आपकी सरकार थी, वो उसका परिणाम आपको विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। बहरहाल चलिए मैं उमेश जी के पास जाऊंगा। उमेश जी, बड़ी बात यह है कि वो खुद कह रही हैं, उनके मुंह से शायद गलती से निकल आया या फिर उन्होंने जानबूझ के बोला, उन्होंने कह दिया कि सांसद पूर्व है, लेकिन फिलहाल तो ये चार्ज उनके नतीजे बताएंगे। लेकिन आप भी दावा कर रहे हैं कि आपका ही सांसद जीतने जा रहा है, क्या आधार आपका इस दावे के पीछे? हालांकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा नतीजे थोड़े आपके विरुद्ध पड़े हैं, कमजोर आप थोड़े साबित हुए हैं, 5 सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी। देखिए, कांग्रेस के नेता शायद इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और समय बीतता जाएगा, कल वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे और जिस प्रकार के उनके कार्य रहे हैं आने वाले समय में जनता ही उनका निर्णय करेगी। लेकिन जिस प्रकार से राजनांदगांव लोकसभा सीट का विषय है और उस पर हम बड़ी गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, राजनांदगांव लोकसभा सीट के अंदर में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता का प्यार और सकारात्मक प्रतिसाद लगातार जो चुनाव के दरमियान हमको मिला, उस आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय संतोष पांडे जी दूसरी बार वहां से सांसद के रूप में जीत करके आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय किंतु परंतु नहीं है। और मैं इसलिए यह दावे के साथ कह रहा हूं कि राजनांदगांव जो सीट है वो हमारी परंपरागत सीट है, लगातार जनता का आशीर्वाद हमको वहां से मिलता रहा है। चाहे मैं 89 की बात करूं, 96 की बात करूं, 99 की बात करूं, 2004 की बात करूं, लगातार हमने वहां पर उस लोकसभा सीट को जीता है। अगर बीते 3 चुनाव की बात करूं, चाहे 9 की बात करूं, 14 की बात करूं या फिर 19 में जिस प्रकार से संतोष पांडे जी एक बड़े अंतर से वहां से जीत करके आए थे, तो लगातार क्रमबद्ध तरीके से हैट्रिक लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया था और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार भी एक बड़े अंतर से हम वहां पर जीतने जा रहे हैं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां पर बहुत बड़े अंतर से पराजित होने जा रहे हैं। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, जिस प्रकार से चुनाव के दरमियान देखने मिला, कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का वहां पर विरोध किया, मंच पर चढ़ करके किस प्रकार से उनका विरोध किया गया, यहां तक के कहा गया कि वर्तमान में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सीएम हाउस तक पहुंचना मुश्किल था, उनके इर्द गिर्द फटकना मुश्किल था। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। कांग्रेस के ही नेताओं ने आदरणीय खड़गे जी को पत्र लिखा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस प्रकार के हालात हैं, यदि उनको सांसद का प्रत्याशी बनाते हैं तो ना सिर्फ राजनांदगांव के अंदर में बल्कि पूरे 11 की 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनेगा, अनुकूल स्थिति नहीं होगी और 11 की 11 लोकसभा सीटें भी हम केवल एक प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारण हार सकते हैं। तो ये ख्याति है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की। और मैं बार बार ये पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कहना चाह रहा था, मेरी बहन ने हमारे सांसद के विषय में ऐसा कहा, इसलिए मुझको मजबूरी। नहीं, आप तो पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वो पूर्व सांसद नहीं कह सकती क्योंकि अभी 4 तारीख का अभी रिजल्ट की घोषणा होनी बाकी है और उसके बाद ही तो डिक्लेयर होगा कि वो पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद रहने वाले हैं। आगे फिर क्या कुछ होने वाला है ये रिजल्ट बताएगा। बहरहाल जैसे कि आप बात कर रहे थे आशीर्वाद की, आशीर्वाद आपको लोकसभा में मिला लेकिन विधानसभा चुनाव में आपकी थोड़ी कमजोरी रही है, ये तो आपको देखना ही होगा। बहरहाल चलिए हम रुख करेंगे अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध जी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, एक गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, रमन सिंह उनके बेटे यहाँ से सांसद रहे हैं। इसके अलावा अगर वर्तमान सांसद तो है मधुसूदन जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, तो बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन जब भूपेश जी की सरकार थी
यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीतते थे, लेकिन लोकसभा में 9 सीटें जो है बीजेपी को मिली। तो कहीं कहीं विधानसभा में कुछ अलग वोटिंग का अंदाज होता है, उसी के कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद, जिसे हम कहते हैं कि जो है लोकसभा में कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिलता है वोटर्स का। तो क्या ये जिसको हम कहते हैं कि आशीर्वाद एक काम के लिए अलग, उसी काम के लिए दूसरी जगह आशीर्वाद अलग, ये क्या एक ट्रेंड जैसा रहा है क्या? देखिए, क्या जाने या अनजाने में अगर कि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव से उतारा है, ये एक बुद्धिमतापूर्ण राजनीतिक कदम है। मैंने एक चीज शब्द का इस्तेमाल किया, चाहे जाने या अनजाने में ही सही, क्योंकि ये वो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। शिवेंद्र बहादुर सिंह जैसा नेता। और एक और आपको बात स्पष्ट कर दूं, मतलब यह है कि एक राजनांदगांव लोकसभा ऐसी सीट थी जहां पे मतलब वो है कि राजघरानों का एक बोलबाला था। डोंगरगढ़ से देखें तो शिवेंद्र बहादुर सिंह 2 बार सांसद रहे। फिर कांग्रेस से जो रश्मि देवी सिंह जी की बात करें डोंगरगांव से, वो वहां से सांसद रही। फिर यहाँ पे मैं गीता देवी सिंह जी की बात करूं, मैं रश्मि देवी सिंह जी यहाँ पे विधायक रही थी, और गीता देवी सिंह जी खैरागढ़ से वहां पे एमएलए रही राज परिवार से। योगी राज सिंह कवर्धा राज परिवार से एमएलए रहे। बाद में फिर वहां पे देवराज सिंह जी जो सांसद भी रहे राजनांदगांव से और खैरागढ़ से विधायक भी रहे। ये कांग्रेस के लीडर थे। मतलब ये देखिए कि आप अगर समग्र रूप से देखें तो एक समय में कांग्रेस का जबरदस्त उस सीट पर बोलबाला रहा। फिर ऐसा दौर आया कि वहां डॉक्टर रमन सिंह जी वहां से सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे एक समय में। फिर उसके बाद जो है वहां प्रदीप गांधी जी वहां से फिर चुनाव जीते, डॉक्टर रमन सिंह जी के बाद बीजेपी से जीते। मधुसूदन यादव जी वहां पे जीते, बीजेपी से जीते। अभिषेक सिंह जी जो डॉक्टर रमन सिंह जी के बेटे भारतीय जनता पार्टी से, वो जीते। संतोष पांडे जी का उदाहरण सामने। मतलब जो कांग्रेस का गढ़ जिस तरह से ढह गया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वहां पे किला मजबूत हो गया, तो कांग्रेस की भी कमजोरी रही होगी इस रणनीति को आज मत। जी देखिए, कांग्रेस की जो आप कमजोरी बोल रहे हैं, मैंने कहा ना कि एक समय में मोतीलाल वोरा जी दुर्ग से वहां पे जाकर लड़े थे और वहां पे जीते। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी का जो दौर रहा, एक समय में राज्य बनने के बाद जो है वहां पे जिस तरीके से गुटबाजी हुई, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन विद्याचरण जी और अजीत जोगी जी के बीच क्या रहा और उसका नतीजा क्या रहा, भली चलिए ठीक है। मैं कुछ यही सवाल कुछ वंदना जी से भी पूछना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि आज भी कांग्रेस में नहीं मिल पाया है। वंदना जी, देखिए जो कुछ जिन बातों पर प्रकाश डाल रहे थे अनिरुद्ध जी, ये भी एक बड़ी बात रही है कांग्रेस के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा अब यहाँ पर बड़ा चला है। आपको क्यों भूपेश बघेल को यहाँ लाना पड़ा? उनकी जगह कोई स्थानीय उम्मीदवार के आपके पास था नहीं, या आपको लग रहा था कि आप भूपेश जी आएंगे तभी आप जीत पाएंगे? देखिए, बाहरी और स्थानीय की बात नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं यदि लोकसभा चुनाव होता है तो सरोज पांडे जैसे दुर्ग की है, लेकिन वो जाकर के कोरबा में लड़ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को कोरबा का कोई स्थानीय नेता नहीं मिला क्या? तो आप देखेंगे कि लगातार यदि लोकसभा चुनाव में तो ऐसा परिवर्तन होता रहता है। और दूसरी बात, अभी जैसे अनुरुद्ध जी बोल रहे थे, आप यकीन मानिए इस समय हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और उस किला को हम भेदेंगे भी, क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो विश्वास अटूट है। मोदी की जो गारंटी है यहाँ पर फेल नजर होते आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं वहां पर मोदी जी का जो गारंटी है, लोगों को उनके पास जाकर के मोदी की गारंटी पर इन लोग मत मांग रहे थे, लेकिन वहां पर संतोष पांडे जी लड़ रहे हैं ना। हम अगर कुछ परेशानी है तो डायरेक्ट मोदी जी के पास तो नहीं जा सकते। अगर हमको जाना है परेशानी लेकर के, यदि सांसद बनते हैं तो संतोष पांडे जी के पास जाएंगे। लेकिन मोदी जी की जो गारंटी है, अगर हम महतारी वंदन योजना की बात करते हैं जो अभी विधानसभा चुनाव में बोले थे, मोदी जी ने खुद ने वादा किया था कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। जब सरकार आती है तो उनके जो वादा है वो वादा खोखला निकला, हर एक महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला। तो इस तरह से महिलाएं हैं जो आधी आबादी महिलाएं बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की दोहरा चरित्र को समझ चुकी है। यदि हम बेलगाम महंगाई की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, पिछले 5 महीने में छत्तीसगढ़ जो अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। जिस हिसाब से शराबबंदी के लेकर के इन लोग नाचते थे, गाते थे, लेकिन सरकार बनते ही कैसे शराब को अधिक बेचा जाए इस पर काम कर रहे हैं। चलिए, मैं उमेश जी का एक जवाब ले लूं। ठीक है मैम, ठीक है मैम। उमेश जी, देखिए बड़ी बात है, आपने बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठाया और भूपेश जी पर लगातार आप हमलावर भी रहे। पिछली सरकार को लेकर कई तरह के घपले घोटालों के आरोप भी लगाए।
आपको लगता है ये मुद्दा काम करेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर भूपेश बघेल एक बड़े और कद्दावर नेता हैं, कोई दूसरा कोई उम्मीदवार होता उसके बजाय भूपेश बघेल ज्यादा ताकतवर है। देखिए, सबसे पहली बात तो सभी 11 जो प्रत्याशी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में मैदान में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से उन 11 प्रत्याशियों में यदि कोई सबसे कमजोर प्रत्याशी है तो राजनांदगांव सीट के अंदर में भूपेश बघेल जी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए उनकी पराजय तय है। बाहरी वाला विषय हमने नहीं उठाया, मैं स्पष्ट कर दूं, हमने किसी को नहीं कहा कि ये बाहरी है और ये, हम तो चुनाव के मैदान में है, चुनाव लड़ना हम जानते हैं, चुनाव को चुनाव के तरीके से हम लड़ रहे हैं। कुछ भूपेश बघेल जी के चाहने वाले जो कांग्रेस के नेता हैं, जो राजनांदगांव क्षेत्र में, दुर्ग क्षेत्र में निवास करते हैं, बहुत पुराने नेता हैं, वो तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर और फिर सार्वजनिक रूप से बाहरी वाला विषय उठाया। अभी जिस प्रकार से राजनांदगांव विधानसभा चुनाव का भी जिक्र हो रहा था, उस वक्त भी विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल जी के चहेते को जिस प्रकार से टिकट मिली, उस वक्त भी ये सुगबुगाहट थी कि बाहरी प्रत्याशी को लाकर के यहाँ थोपा गया। और उसी प्रकार से जब माननीय भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाया गया लोकसभा में, तो कांग्रेस के अंदर से ये विषय निकल करके आया, अर्थात कांग्रेस के अंदर ही भूपेश बघेल जी का विरोध प्रारंभ हो गया। जिस प्रकार से तमाम क्षेत्रों का विषय तो समय बताएगा ना सर, आपने सही कहा कि कांग्रेस के अंदर क्या विरोध, लेकिन कांग्रेस ने उनको खड़ा भी तो किया था। अब स्थानीय विषय समय मेरे पास बहुत कम है, समय बताए, निश्चित तौर पे समय बहुत कम है सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, विषय पे आ जाता हूँ, स्थानीय विषय पे आ जाता हूँ। राजनांदगांव की जनता ने देखा है कैसे दोहरा व्यवहार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुआ। राजनांदगांव के विकास कार्यों और राजनांदगांव के डेवलपमेंट को रोकने का काम किया, दुर्भावना के साथ काम किया गया। मानपुर मोहल्ला चौकी का विषय हो, कवर्धा का विषय हो, खैरागढ़ का विषय हो, देखना होगा 4 जून को यह पता चल जाएगा कि आपने जिन मुद्दों को सामने रखा, क्या उन मुद्दों को जनता ने प्रतिसाद दिया या नहीं दिया, आपके पक्ष में दिया या आपके विरोध में दिया। ये 4 जून को सबकी जो सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपका भी, वंदना जी आपका भी, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राजनांदगांव का राजा कौन, 4 जून को यह तय हो जाएगा, लेकिन आकलन करने की हमने कोशिश की, तमाम लोगों से जानकारियां हासिल की जाती है, लेकिन देखिए ये रण है और रण में सब कुछ डिसाइड करते हैं मतदाता। देखना होगा 4 जून को मतदाताओं ने किस पर अपनी मुहर लगाई। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।